Hello everyone, welcome back to your own channel that is IDEO Grown. This is Richa Sharma, your social science educator. As you know that हमने हमारे चैनल पे क्लास 9th एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में ये जो आपका कोर्स है, हमने उसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया है जिसके कारण आपके फाउंडेशन कोर्स में आपको हेल्प मिल सके, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है फाउंडेशन कोर्स का, वो आपका क्या हो सके, तैयार हो सके। ओके एंड आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि अब आपको नोट्स के रिगार्डिंग परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बस अब आपको एक छोटा सा काम करना है और नोट्स आपके पास होंगे। क्या करना है आपको विजिट करना है हमारी लिंक पे, हमारी वेबसाइट पे जाके आपको विजिट करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ के साथ मैं आपको यहाँ भी एक्सप्लेन बता देती हूँ और आप देख रहे होगे आपके स्क्रीन पे भी लिंक डिस्प्ले हो रहा होगा। ओके तो लिंक है हमारे वेबसाइट का www.ideogrown.in। इस पे आप जाएंगे, वहाँ क्लास 10th एंड 9th के किसी भी सब्जेक्ट्स के, किसी भी चैप्टर के कोई से भी नोट्स को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में आई होप आपने हमारा शेड्यूल चेक किया होगा, जिसके अंदर आपने चेक किया होगा तो आपको पता ही होगा, जिसके अंदर मैं आपको MWF में क्लास 9th को सोशल साइंस पढ़ाने वाली हूँ एंड TTS में क्लास 10th को सोशल साइंस पढ़ाने वाली हूँ। एज यू नो दैट टुडे इज ट्यूसडे, तो आज क्लास 10th का टर्न है, जिसके अंदर हमारा सोशल साइंस का ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा था और उसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसका नाम है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके तो हम आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आपको पता है ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको रिगार्डिंग इसी चैप्टर के मैंने आपके कुछ टॉपिक्स कवर करे हैं। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं या मेरे चैप्टर नंबर 1 को पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस मेरी प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी। आप वहाँ से प्लेलिस्ट चेक करेंगे, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके सो हम हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे, या फिर मैं बोल सकती हूँ आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे मेरे द्वारा दिया हुआ। ओके एंड अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था, आपको समझ में आया, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के वीडियो को। सो बच्चा, वेलकम टू द सोशल साइंस क्लास एंड एज यू नो दैट हम क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 4 है। एंड ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। कौन कौन से टॉपिक्स है आपके, इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया एंड इट्स नीड्स। ओके हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के बारे में और साथ के साथ में उनकी ज़रूरत क्यों है उसके बारे में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, एंड देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सारे टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ओके बच्चा, एज यू नो दैट इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में मैंने आपको टॉपिक्स करवाए थे। अब मैं जब आपको वो टॉपिक्स करवा रही थी तो ये वाला जो आपका पार्ट है, इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ये मैं आपको उसमें मैंने आपको थोड़ा सा कवर करवा दिया था, राइट। बट बिकॉज ऑफ नेट इशू वो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था प्रॉपर, इसलिए मैंने इस वाले टॉपिक को फिर से इसके अंदर ले लिया है। ओके पूरा का पूरा मैंने ये टॉपिक इसके अंदर कवर कर लिया है। ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। सो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ओके इससे क्या समझ में आ रहा, ऑब्वियसली बात है, अगर फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ओके वो कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग कर रहा है, राइट। अगर ह्यूमन बीइंग फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन कर रहा है तो फॉरेस्ट भी क्या करेगा, फॉरेस्ट भी अपना मतलब बोलना चाहिए एक तरह से अपना बदला लेगा, या फिर हम बोल सकते हैं अपनी चीजें दिखाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अगर आपका कोई फ्रेंड्स या कोई भी आपको बिना बात के मार के चला जाता है, राइट, तो ऑब्वियसली बात है आप भी पलट के उसको मारते हो ना, है ना। तो वैसे ही फॉरेस्ट का होता है, अगर आप उसका मिसयूज करते हो, ओवर यूटिलाइजेशन करते हो, उसको आप डिस्ट्रैक्ट करते हो, डिस्ट्रॉय करते हो, तो वो भी नेचुरल कैलेमिटीज जो होती है हमारी, उसके फॉर्म में हमसे वो क्या करता है, वो हमें भी परेशान करता है। गॉट इट। जैसे कि आपको आजकल कितना सुनने को मिलता होगा कि हर कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, फ्लड आ रहा है, आपका
जो भी आपकी नेचुरल कैलामिटीज हो रही है वो किसके वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. ओके, सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू. अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो डिस्ट्रक्शन है आपका फॉरेस्ट का या वाइल्ड लाइफ का, वो एक तरह से सिर्फ बायोलॉजिकल इशू नहीं है. ठीक है, वी कांट से दैट कि वो सिर्फ बायोलॉजिकल इशू है. ओके, जैसे कि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो या हम देखते आ रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट होता है या डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट होता है, वो एक तरह से हमारे क्या बायोलॉजिकल इश्यूज है, राइट. बट अगर हम 10th क्लास के अकॉर्डिंग बात करें तो सिर्फ वही एक फैक्टर्स नहीं है, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं आपका, एक तरह से वो भी पार्ट है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट का. ओके, ये अफेक्ट करते हैं वो. ठीक है, तो जो फर्स्ट है आपका वो क्या है, लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. ठीक है, जब हम बात करते हैं आपका लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी का, इसके अंदर क्या होता है एक्चुअली में, हम क्या करते हैं ना, फॉरेस्ट को तो हम बोलना चाहिए एक तरह से नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, हम कर ही रहे हैं. जो ह्यूमन बीइंग्स है वो बहुत ज़्यादा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ हमें ना मॉडर्नाइज होना है, राइट. हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे पास हर चीज़ की टेक्नोलॉजी आती जाए. इवन अभी आपको पता है 4G है तो 5G आ रहा है. ठीक है, 5G आ जाएगा तो फिर हमें 6G चाहिए होगा, राइट. क्यों चाहिए होगा हमें ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी की साइड जाना है, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना. हम ये चाहते हैं हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बेनिफिट हो, बट हम किसी और के बारे में नहीं सोचते. ठीक है, ना हम फॉरेस्ट के बारे में सोचते हैं, ना हम प्लांट्स के बारे में सोचते हैं, एज वेल एज कुछ पॉपुलेशन ऐसी भी है हमारे इंडिया के अंदर, हम उनके बारे में भी नहीं सोचते हैं बच्चा. ठीक है, वो पॉपुलेशन कौन है, ट्राइबल्स हमारे. ठीक है, एज यू नो दैट जो ट्राइबल्स होते हैं वो तो एक तरह से क्या होता है, प्रॉपर पूरे फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं. ठीक है, जो नेचर की चीज़ें होती हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, वो एक तरह से उन्हें भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं, मतलब उनकी पूजा करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, राइट. बट हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उनके बारे में भी नहीं सोचते. ऑब्वियसली बात है, अगर हम फॉरेस्ट को इस तरीके से यूज़ करते जाएंगे तो जो उनका लाइवलीहुड डिपेंड है, ठीक है, उनका लाइवलीहुड किसके ऊपर डिपेंड है, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, वो हर चीज़ अपना फॉरेस्ट को मानते हैं, तो वो भी क्या होगा, इम्पैक्ट करेगा, राइट. और एज यू नो दैट हम चाहें तो हमारे ये राइट्स हैं कि हम खुद की विश को पूरा कर सकते हैं, हम हमारे बेनिफिट के बारे में सोच सकते हैं, बट हमें किसी और को भी हार्म पहुंचाने का कोई हक नहीं है. गॉट इट. तो वही हमारा होता है लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. अगर हम बात करें, सच लॉसेस हैव इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड. सो क्या बोल रही थी मैं आपसे, सच लॉसेस हैव इंक्रीजली marginalized and improvised many indigenous and other forest dependent community who directly depend on various components of the forest and wildlife for food, drink, medicine, culture, स्पिरिचुअलिटी एसेट्रा. ठीक है, तो यहाँ भी यही बोला जा रहा है, यहाँ बहुत सारे या कुछ ऐसे हमसे बोलना चाहिए, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि हम बोल सकते हैं ट्राइबल्स हैं, वो क्या है, वो इनके ऊपर डिपेंड है. किसके ऊपर डिपेंड है, पूरे फॉरेस्ट के ऊपर, नेचर के ऊपर, वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिपेंड है. वो एक तरह से उनको भगवान की तरह पूजते हैं, मानते हैं. बट पहले तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती थी, हम बोल सकते हैं ऑब्वियसली बात है, पहले बहुत सारे फॉरेस्ट होते थे, वाइल्ड लाइफ होते थे, ये सारी चीज़ें होती थी, तो जिसके कारण वो अपना लाइवलीहुड बहुत अच्छे से चला सकते थे. वो 3 वक्त का खाना आराम से अच्छे से खा सकते थे, अपना लाइवलीहुड को ईजिली सर्वाइव कर सकते थे. ठीक है, बट अब हमने क्या कर दिया, हमने हर चीज़ हम हमारे टेक्नोलॉजी या हम हमारे बेनिफिट के लिए, ह्यूमन बीइंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता जा रहा है, वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए सोचता है, ना कि दूसरों के. जिसके कारण क्या हुआ, वो जो कम्युनिटी है अब दिन पे दिन क्या होती जा रही है, इम्पोवराइज्ड होती जा रही है. इसका मीनिंग होता है गरीब होती जा रही है, मतलब कि वो प्रॉपर उसका सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है. गॉट इट. नाउ इसके बाद क्या बोला जा रहा है, अब ये तो हो रहा है, लेकिन अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी की भी बात करें या ऐसी कम्युनिटी की भी बात करें, तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ना, वो किसको पड़ रहा है, वो पड़ रहा है विमेन को. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि मेन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बट जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ना, वो वीमेन पे पड़ रहा है. हम देखते हैं कैसे, विद इन दी पुअर वुमेन आर इफेक्टेड मोर देन मैन. ठीक है, अगर हम बात करते हैं इफेक्ट की या पुअरनेस की, तो ऑब्वियसली बात है मैन से ज्यादा किसके ऊपर हार्म कर रहा है, वो विमेन के ऊपर कर रहा है. In many society, women bear the major responsibility of collection of fuel, food, water and other basic substances needs.
अब क्या बोला जा रहा है कैसे, क्योंकि हम बहुत सारी सोसाइटीज में देखते हैं कि जो वुमेन है उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें है ना घर तो संभालना ही है, ठीक है। घर संभालने के अलावा बाहर के भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो उन्हें करने होते हैं, ओके। अब वो कौन कौन से काम है आपके, जैसे कि खाना बनाना, घर संभालने के अलावा उन्हें फ्यूल का कलेक्शन करके लाना है, फूडर का, वाटर का, और जो भी कुछ बेसिक नीड्स होती है उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें अपने घर से बाहर जाना पड़ता है। इवन वाटर जो है आपको पता है इतना ज़्यादा बेसिक नीड्स होता है, तो अगर आप देखोगे कि कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं होता है, जिसके लिए जो विमेन है उनको क्या करना पड़ता है, उनको 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर सिर्फ पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, ओके। और खाना बनाना है तो ऑब्वियसली बात उसके लिए फ्यूल लेके आना है, वुड काट के लेके आना है, ये सारी चीज़ें कहाँ से लेके आएंगी, वो जंगल या फॉरेस्ट से लेके आएंगे। तो उन्हें घर के साथ साथ ये सारी चीज़ों को भी क्या करना पड़ता है, संभालना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, ओके। दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम फॉर विमेन, negligence of home and children because of the increased hour of work, जिसके कारण क्या होता है वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाती हैं अपने बच्चों पे, अपने घर पे, क्योंकि जो उनका काम करने का समय वो क्या होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, और इसी के कारण उनकी हेल्थ के ऊपर भी क्या आता जा रहा है, असर आता जा रहा है। ऑब्वियसली बात है एक इंसान कितने घंटे काम करेगा, 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, ठीक है। बट अगर यही टाइम उनका बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली बात है उन्हें टायर्डनेस आती जाएगी, उनकी बॉडी जो है वो वीक होती जाएगी, एंड देन यही क्या होने लगेगी, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर क्या हो जाएंगे, आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ अब हम देखेंगे इसमें भी क्या होता है, आपके दो टाइप के इम्पैक्ट पड़ते हैं, एक इनडायरेक्टली इम्पैक्ट देखने को मिलता है, एक डायरेक्टली इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ओके। नाउ जब हम इनडायरेक्टली इम्पैक्ट की बात करते हैं, द इनडायरेक्टली इम्पैक्ट ऑफ degradation such as surf, drought or deforestation induced flood etc also hits the poor the hardest, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट का मतलब क्या है, ऑब्वियसली बात है जब है ना हम चीज़ों को या फॉरेस्ट को डिग्रेड करते हैं उसके कारण क्या देखने को मिलता है, आप देखते होगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। हम बोल सकते हैं हम डिफॉरेस्टाइजेशन करते हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टाइजेशन हम क्या करते हैं तो क्या होता है, फ्लड आता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं लैंडस्लाइड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ओके, जिसके कारण क्या होता है इनके ऊपर उस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर होता है। गॉट इट एवरीवन। ऑब्वियसली बात है डिफॉरेस्टेशन से ये सारी चीज़ें कैसे होती है कि जब वो कोई पेड़ है तो वो क्या है, वो नीचे तक है, ठीक है, उसकी रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर तक है। अगर आप उसको काटोगे तो वो सॉइल, वो जो उसकी रूट है वो भी निकलेगी, रूट निकलेगी तो जो टाइट, मतलब हम बोलना चाहिए एक तरह से वहाँ की जो सॉइल थी वो टाइटली थी, ठीक है, वो एक तरह से एक्यूमुलेट थी, एक जगह अच्छे से होल्ड करा हुआ था रूट ने उसको, अब वो क्या हो गई, रूट के निकलने के कारण वो क्या हो गई, वो लूज हो जाएगी, ठीक है, जिसके कारण लैंडस्लाइड्स होना एंड आपका बोलना चाहिए फ्लड एंड ऑल आना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, कॉमन हो जाती हैं। ना डायरेक्ट इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, पॉवर्टी इन दिस केस इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। और जो दूसरा प्रॉब्लम है वो क्या है, आपकी गरीबी, पॉवर्टी, ओके। इनडायरेक्ट एक तरह से हमारा जो बोलना चाहिए फ्लड्स एंड ऑल आते हैं, वो डायरेक्ट मतलब कि पॉवर्टी, गरीबी एंड ऑल। अब हम देखेंगे इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ, ये तो हमने देख लिया क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो रहे थे, ये सारी चीजें हो रही थी। अब क्या बोला जा रहा है, एक तरह से देखा जाए तो आपके जो चैप्टर है उसका हाफ पार्ट एक तरह से कंप्लीट कर दिया गया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या दिक्कतें गई हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं एंड ऑल। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अभी मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं हमें कि अगर हम अभी भी चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को कंजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे, क्या मीनिंग होता है इसका। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम असेंशियल, ओके। क्या बोला जा रहा है, अगर हम बात करें तो ये जो वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, उसको एक तरह से क्या बोलना चाहिए, ये जो इनका पॉपुलेशन है, इन ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा असेंशियल है, हमें इन्हें कंजर्व करके रखने की नीड है, ओके। नाउ अब हम देखेंगे नीड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया।
क्या क्या नीड है या क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आर लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाटर एयर एंड सॉइल। एज यू नो दैट जो कंजर्वेशन है, ठीक है, मतलब हम बोलना चाहिए जो हमारा फॉरेस्ट है या फिर हमारी वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें वो क्या है, वो हमारी लाइफ बोलना चाहिए लाइफ स्टाइल जो है हमारे लाइफ सिस्टम को क्या करती है, सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती हूँ, एज यू नो दैट जो ह्यूमन बींग्स है वो बिना पानी के, बिना खाने के, ठीक है, बिना सॉइल के नहीं जिंदा रह सकता, राइट। सारी लाइफ उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। तो ऑब्वियसली बात है, जो हम खाते हैं तो क्या खाते हैं, या तो हम पेड़ पौधों में से कुछ निकलता है वो खाते हैं, या हम बोल सकते हैं जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप होता है तो वो क्या है, एक तरह से पेड़ से ही या आपकी जो क्रॉप होती है उसी से आता है, राइट। एंड देन अगर हम ऐसे ही करते करते धीरे धीरे करके फॉरेस्ट को काटते गए तो प्रॉब्लम होने लगेगी। और कुछ लोग होते हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली एनिमल्स को भी खाते हैं, राइट। और साथ के साथ में जो हमारा वाटर है वो भी हम पानी पीते हैं, और जो सॉइल है सॉइल के ऊपर ही हमारी सारी चीज़ें हम क्रॉप एंड ऑल उगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखा जाए तो एक तरह से क्या करती हैं, हमारे जो हमारा सिस्टम है, लाइफ सिस्टम है, उसको सपोर्ट करती हैं। Okay, it also preserve the genetic diversity of plant and animal for better growth of species and breeding। ठीक है, अगर हम चाहें हम अच्छे से प्रिजर्व करके रखें किसको, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को, जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, इट मींस मतलब जेनेटिक मतलब कि हम बोल सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट की बात कर रहे हैं हम, या किसी पर्टिकुलर एनिमल की बात कर रहे हैं। ओके, हम चाहें तो उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और जो कुछ स्पीसीज होती हैं या कुछ ब्रीड होती हैं उनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और उनके लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि क्या हो सके, बेटर उनकी ग्रोथ हो सके। ओके, नाउ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंड ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटी, फिशरी टू आर हैवली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। देखिए जैसे कि ऊपर वाले पॉइंट में दिया ही गया था आपका कि जो हमारी लाइफ है वो इसके ऊपर डिपेंड है, यहाँ भी यही दिया जा रहा है। अभी हमें भी पता है हम जो एक तरह से किसके ऊपर डिपेंड है, हम एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। और साथ के साथ में जो फिशरी एंड ऑल है, ये सारी चीजें हमारी किसके ऊपर डिपेंड है, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ही क्या है, हमारे डिपेंड है। तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं हम किसके ऊपर डिपेंड है, हम फॉरेस्ट के ऊपर या फिर वाइल्ड लाइफ जो होता है उसके ऊपर, इन रिसोर्सेज के ऊपर ही क्या है, हम डिपेंडेंट है। अब क्या बोला जा रहा है आपका, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ने या फिर जो बोलना चाहिए ह्यूमन बींग्स हैं जो नेचर से प्यार करते हैं एक तरह से, उनने कौन कौन से एक्ट बनाए, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनको कब इम्प्लीमेंट किया गया, कैसे बनाया गया, किसके बिहाफ में बनाया गया, ये सारी चीजें। तो इन द 1960s एंड 1917 कंजर्वेटिव्स डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर हम बात करें 1960 और 1970 की, तो उस टाइम पे जो कंजर्वेटिज्म होते थे ना, वो क्या करते थे, वो डिमांड करने लगे। ठीक है, जिनको नेचर से प्यार होता था, जो कंजर्व करना चाहते थे हमारे नेचर को, वो क्या करने लगे, डिमांड करने लगे। किस चीज की डिमांड करने लगे, कि जो आपका वाइल्ड लाइफ है उसको हमें क्या करना चाहिए, नेशनल वाइल्ड लाइफ उसको हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम बनाना चाहिए। ओके, देन ड्यू टू कंजर्वेटिज्म डिमांड द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंट इन 1972। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है यहाँ आपसे, जो आपके कॉन्जर्वेशनिस्ट थे, जब उनने डिमांड किया, आपका किस चीज का डिमांड किया, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाने का, तो क्या हुआ, उसके बाद एक्ट बना, और बनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया गया 1972 के अंदर। ओके, जिसके अंदर क्या देखा गया, विद वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट। ठीक है, जो हैबिटेट्स थे उनको क्या करा गया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे वेरियस प्रोविजन बनाए गए आपके। ओके, नाउ एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज पब्लिश। और फिर क्या हुआ, जब ये हमने एक्ट बना लिया 1972 के अंदर, 60 एंड 17 में हमने देखा उन लोगों ने डिमांड करने के बाद गवर्नमेंट को लगा, गवर्नमेंट ने एक्ट को 1972 के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया, एंड देन उसके बाद एक लिस्ट पब्लिश की गई। ठीक है, जिसके अंदर उन स्पीसीज के नाम थे, उन प्लांट एंड एनिमल के नाम थे जिनको क्या करवाना चाहिए, जिनको प्रोटेक्ट की नीड है। ओके,
So the aim of the program was protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitat and restricted trade in wildlife. ठीक है, अब क्या करा गया, अब ये हमने बनवा लिया, हमने स्पीसीज के नेम भी दे दिए कि कौन कौन से हमें प्रोटेक्ट करने की नीड है। अब जो ये प्रोग्राम था, ठीक है, उसका जो मेन एम था वो क्या था कि हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। किसको प्रोटेक्ट कर सके, रिमेनिंग पॉपुलेशन को, जो क्या है, जो स्पीसीज इन डेंजर में है उनको। किसके थ्रू, हमें जो हंटिंग हो रही है या लीगल क्या बोलना चाहिए, लीगल प्रोटेक्शन से, या फिर जो हमें जो हंटिंग हो रही है उसको बैन कर दें हम, या फिर जो हमारा वाइल्ड लाइफ का ट्रेड होता है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे। ये सारी चीजें करके, ये सारे प्रोविजन करके हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए जो भी स्पीसीज हैं जो डेंजर के अंदर है उन्हें। ओके, नाउ द सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद जो हमारे सेंट्रल थे या मैनी बहुत सारे गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनने क्या स्टार्ट किया, उनने इस्टेब्लिश किया नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ठीक है, मैं बाद में आपको बताऊंगी कि नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। ओके, बट अभी आपको इतना ध्यान देना है। फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हुई, ये इम्प्लीमेंट हुआ, एक्ट बना, एंड देन उसका जो मेन एम था वो क्या था कि हमें हंटिंग होती है उसको बैन कर देना चाहिए, जो इलीगल ट्रेड होता है या वाइल्ड लाइफ का जो ट्रेड होता है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब हुई तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने भी क्या किया, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या करा, उनने उसको क्या बोलना चाहिए आपका, एस्टेब्लिश करा। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनने क्या किया, उनने जो लग रहे थे, जो स्पीसीज थे, जो एनिमल के स्पीसीज थे आपके, जो बहुत ज़्यादा मतलब हमें बोलना चाहिए जो थ्रेटन होने वाले थे, ठीक है, टाइगर, वन हॉर्न एजेक्ट्रा, जो भी ये सारे थे, आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम है आपके, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, एसेटिक लॉयन, अदर्स, ये जितने भी सारे हैं ना, ये सारे आपके क्या थे, ये जो एनिमल्स थे जो थ्रेटन होने वाले थे, इनके लिए ये सारा प्रोग्राम क्या किया गया, इनको बचाने के लिए ये सारा प्रोग्राम बनाया गया। ओके, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनने इनके लिए प्रोजेक्ट्स बनाए, सेवरल प्रोजेक्ट्स बनाए इन एनिमल्स के लिए, जिसके कारण इनको हम क्या कर सके, सेव कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर बाद में देखने को मिला जो इंडियन एलिफेंट होता है या ब्लैक बक होता है आपका, ये जो सारे चीज़ें होते हैं ये भी क्या थे, इनके लिए भी पार्शियली कि इनके ऊपर हंटिंग ना की जाए, ये सारी चीज़ें ना की जाए, उसके लिए भी फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, इनके अगेंस्ट भी क्या, क्योंकि क्या होता था, इन लोगों को लोग बाग ज्यादा हंट करते थे, ठीक है, तो इनके लिए भी क्या बनाया गया, फुल एंड पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन बनाया गया पूरे इंडिया के अंदर कि अब इनका ट्रेड करना और हंटिंग करना क्या है, अब इलीगल हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इंडियन एलिफेंट हो गया, ब्लैक बक हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, आपका स्नो लेपर्ड हो गया, एग्जैक्ट, ये सारे आपके नेम्स हैं जिनके लिए इंडिया ने क्या किया, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोटेक्शन बनाया इनके लिए, मतलब हम बोलना चाहिए एक तरह से इनके लिए पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन तरीके का एक प्रोग्राम बनाया या प्रोजेक्ट बनाया। ओके, नाउ इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट टाइगर चला, राइट, आपने इसके बारे में तो बहुत सुना ही होगा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। टाइगर इज वन ऑफ द की वर्ल्ड लाइफ स्पीसीज इन दी फोनल वेव। ठीक है, अब क्या बोला, जो टाइगर बोला जा रहा है ना, एक तरह से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट की बोली जा रही है पूरे फ्यूनल वेव की। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, 1973 के अंदर the authorities felt that the tiger population had dwindled to 1827 from an estimate 55,000 at the turn of the century। ठीक है, क्या हुआ 1973 के अंदर जब हमारी गवर्नमेंट थी उसकी आंखें खुली रिगार्डिंग फ्लोरा एंड फोना, तो तब उसको ऐसा एहसास हुआ या उसने देखा कि जो अब टाइगर की पॉपुलेशन है पहले इतनी हुआ करती थी 55,000 के करीब, अब बच के से वो इतनी रह गई है। ठीक है, मतलब 100 साल के अंदर, सेंचुरी के अंदर ये इतना वो हो गया है। ठीक है, एस्टिमेट था एक तरह से आपका। नाउ
अब क्या बोला जा रहा है, अब ये तो हो रहा है, लेकिन अब क्या बोला जा रहा है, मेन ये बोला जा रहा है कि जो ये टाइगर्स का हो रहा है उसके पीछे का रीजन क्या 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 थ्रेड है जिसके कारण ये सारी चीजें आपकी हो रही है, या फिर जो ये टाइगर है वो इतने ज्यादा मरते जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कम होती जा रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन से मेजर थ्रेड्स हैं आपके। तो वो कौन कौन से आपके मेजर थ्रेड है आपके जिसके कारण जो टाइगर की पॉपुलेशन हमने देखा था जब सेंचुरी स्टार्ट हुई थी 1900, तब हमारे कितने थे, 55,000 के करीब थे। एंड देन उसके बाद जब 1973 तक हमें ये रियलाइज हुआ कि 55,000 से अब जो टाइगर है उनकी बोलना चाहिए पॉपुलेशन कितनी हो गई है, एक तरह से बहुत कम हो गई है, 1800 समथिंग हो गई है। ठीक है, आप देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस आया है, राइट। तो अब देखा गया कि उसके पीछे का मेन रीजन क्या, पोचिंग फॉर ट्रेड, स्क्रीकिंग habitat, depletion of prey based species, growing human population etc। एक्चुअली में क्या हुआ करके, जैसे कि पोचिंग फॉर ट्रेड होने लगा आपका, ठीक है, मतलब क्या हम सिर्फ डेवलपमेंट के लिए चीजें करने लगे, तो जिसके कारण हम क्या करने लगे, फॉरेस्ट को क्लियर करने लगे। अब फॉरेस्ट को क्लियर करने लगे तो टाइगर जो है वो रहेगा कहाँ आपका, राइट। और फिर उसके अलावा हम जब फॉरेस्ट को क्लियर करने लगे तो उसको रहने की जगह खत्म होने लगी, साथ के साथ में पॉपुलेशन का ग्रोथ होने लगा, एज वेल एज जो है ना उनके क्या बोलने चाहिए, जिनका वो शिकार करते हैं, जो वो खाते हैं, हम उनको ही क्या करने लगे, हम उनको डिप्लीट करने लगे। तो इन सारी वजह से जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो क्या होने लगी, दिन पे दिन कम होने लगी। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन स्पेशली इन द एशियन कंट्री लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्स्ट टू एक्सटेंशन। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, साथ के साथ में जो ट्रेड होने लगा, किसका, टाइगर के स्किन का ट्रेड होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या होने लगा, उसकी जो बोन्स है उसका हम क्या करते हैं, उसका ट्रेडिशनल मेडिसिन में उसका यूज होता है एशियन कंट्री के अंदर। तो ये भी कुछ रीजन है जिसके कारण जो ये टाइगर की पॉपुलेशन है वो क्या होने लगी, दिन पे दिन कम होने लगी। ओके, India and Nepal provide habitat to about 2/3 of the surviving tiger population in the world। फिर इंडिया एंड नेपाल ने क्या किया, 2/3 सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड क्या करना स्टार्ट किया, हैबिटेट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया उन्हें, हैबिटेट। ओके, जिसके कारण क्या हुआ, दीज टू नेशन बिकम प्राइम टारगेट फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग। और इनने जो मेन टारगेट किया जिसके कारण जो पॉपुलेशन आपकी कम हो रही है टाइगर की वो कम ना हो, उसके लिए उनने जो मेन टारगेट किया वो किसके ऊपर किया, पोचिंग पे एंड इलीगल ट्रेडिंग जो होती है उसके लिए उनने क्या किया, मेन उसके ऊपर टारगेट किया। प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन दी वर्ल्ड वॉज लॉन्च इन 1973। और फिर ये जो 1973 के अंदर जो हमने प्रोजेक्ट टाइगर एंड ऑल चलाया था, और फिर जो इंडिया एंड नेपाल ने भी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, तो उसके बाद जो ये कैंपेन था ना वो वर्ल्ड कैंपेन के अंदर एक तरह से हम बोल सकते हैं वर्ल्ड कैंपेन बन गया, या उसके अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन ऑफ टाइगर की हम बात करें कि हमने देखा कि पहले हमारे 55,000 समथिंग टाइगर्स था, फिर उसके बाद 1973 तक वो टाइगर कितने हो गए, 1800 समथिंग आ गए। फिर उसके बाद जो हमने देखा कि इतने ज्यादा कम हो गए तो हम क्या लेके आए, प्रोजेक्ट्स लेके आए, टाइगर प्रोजेक्ट्स लेके आए। तो हम देखते हैं कि उससे क्या बेनिफिट देखने को मिला। फिर क्या हुआ, 1973 के बाद 1985 तक जो पॉपुलेशन थी ना वो इंक्रीज हो गई, तो वो कितनी हो गई, 4002 पे पहुंच गई। ओके, एंड फिर से 1989 में जब हमने उसको देखा तो 4 साल बाद फिर से हमने देखा वो पॉपुलेशन फिर से इंक्रीज हो गई, वो 4334 तक पहुंच गई टाइगर की, ठीक है। बट 1993 के अंदर क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण जो ये पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी वो फिर से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और वो 3600 पे पहुंच गई। अगर अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर टोटल 39 टाइगर रिजर्व है, जो कि एक तरह से बोलना चाहिए 32,137.14 स्क्वायर किलोमीटर को क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। मतलब एरिया वाइज हम बात करें तो 32,137.14 स्क्वायर किलोमीटर, और अगर हम रिजर्व की बात करें तो वो कितने, 39 टाइगर रिजर्व है हमारे इंडिया के अंदर। ओके, अब हम देखेंगे मेजर टाइगर रिजर्व इन इंडिया, कौन कौन से मेजर टाइगर रिजर्व है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। एक तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड के अंदर है, ओके, जो आपकी बुक के अंदर है, जो 6 दिए गए, ओके।
दूसरा क्या बोला जा रहा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। ओके, पहला उत्तराखंड में आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा आपका मध्य प्रदेश में है क्या बोलना चाहिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। आपसे ये पूछा जा सकता है कौन से स्टेट के अंदर है, 1 मार्क्स के अंदर ये आपका आ सकता है। ठीक है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी कहाँ है, राजस्थान में है आपकी। फिर आपका सुंदरवन नेशनल पार्क है वो आपका वेस्ट बंगाल में है आपका। मानस टाइगर रिजर्व आपका आसाम में है एंड पेरियार टाइगर रिजर्व आपका केरला में। तो ये आपके 6 है जो कि इसके अंदर दिए गए हैं मेजर टाइगर रिजर्व है इंडिया के। ओके, तो आपसे ये पूछा जा सकता है उत्तराखंड के अंदर कौन सा नेशनल पार्क है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान के अंदर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये आपका 1 मार्क्स में मैक्सिमम चांस से आ सकता है, एज वेल एज ये आपके मैप वर्क के अंदर भी आपके आ सकता है। तो मैप वर्क के लिए पहले आपको याद तो होना चाहिए कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क या आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अकॉर्डिंग तो आप टिक कर पाओगे, राइट। नाउ अब हम देखेंगे कि अभी तक हम देख के आ रहे थे कि हमें बार बार सुनने में आ रहा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, आपका नेशनल पार्क, तो ये क्या है और इनका डिफरेंस क्या है, राइट। वैसे तो आप इनको डिटेल में पढ़ चुके हो आपके क्लास 9th के अंदर, बट मे बी आपको याद ना हो क्लास 9 का, तो मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन करवा देती हूँ इन तीनों का, और अगर आपसे इसमें भी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया ऑफ नेचर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और अ प्राइवेट एजेंसी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा और फोना ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ द ईयर ऑन इन इट्स इंटायरली। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किसके अंडर में होती है, वो गवर्नमेंट भी उसको कर सकता है और प्राइवेट एजेंसी भी कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ओन करेगा, और सिर्फ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एजेंसी उसको ओन कर सकती हैं। उनका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। किसका प्रोटेक्शन करना पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना का। ठीक है, वहां का जो पर्टिकुलर रीजन है उसमें कौन सा फ्लोरा एंड फोना होता है उसका क्या करना, उसका प्रोटेक्शन करना। वो किसका काम होता है, आपका गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसी कोई भी कर सकती है, वो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आती है। ठीक है, अब क्या है, ऑब्वियसली बात है आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कर सकते हैं तो यहाँ इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन की अगर हम बात करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलती है इसके अंदर। ओके, और अगर हम बात करें नंबर्स के अंदर कि हमारे यहाँ कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया के अंदर, तो 566 टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे इंडिया के अंदर। और अगर हम एरिया की बात करें तो 12,24,020 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इनने कवर करा हुआ है। ओके, नाउ अब हम बात करती है बायोस्फीयर रिजर्व की। A biosphere reserve is a term given to an area for the conservation of the resources of the biosphere and the improvement of the relationship between man and the environment. इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, आपको रिसोर्सेज, बायोस्फीयर के जो रिसोर्स है उसको क्या करके रखना है, एक एरिया के उसको कंजर्व करके रखना है, राइट। साथ के साथ में हमें जो मैन या फिर हम बोल सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग है और एनवायरमेंट के, ठीक है, उनके रिलेशन को भी क्या करना है, हमें इम्प्रूव करने की नीड है, जरूरत है। ओके, मतलब कि हम बोल सकते हैं हमें एक तरह से अवेयर करने की जरूरत है ह्यूमन बीइंग्स को, कि जिसके कारण वो नेचर को, एनवायरमेंट को अच्छे से समझ पाए, जिसके कारण वो कम डैमेज करे और उन लोगों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। ओके, और अगर हम जनरली बात करें अभी की, तो अभी हमारे इंडिया के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, नाउ जो आपका लास्ट टॉपिक है एक तरह से, वो है नेशनल पार्क। अगर हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क आप याद रखना ये सिर्फ गवर्नमेंट ओन करती है। ठीक है, जो ये एरिया होता है, वो पर्टिकुलर जो एरिया होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है। ओके, और उसका क्या काम होता है, उसका ये काम होता है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होते हैं या फिर ह्यूमन का एक्सप्लॉइटेशन है, पॉपुलेशन बोल रही हूँ, सॉरी, पॉल्यूशन है, उनसे बचाना। ठीक है, उनसे जो आपके फ्लोरा फोना है ना, उनसे इन चीजों से बचाना। इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम क्या होता है, ऑब्वियसली बात है वो क्या करते हैं, वो बस फॉरेस्ट उनको क्लियर करते जाते हैं एंड वहां अपनी कंपनीज, फैक्ट्रीज डालते जाते हैं, राइट। ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन भी यही है, उसको टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है और वो क्या करता जाता है, फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करता जाता है, पॉल्यूशन होता जाता है। तो इन सबसे बचाने का काम कहाँ किया जाता है, आपका नेशनल पार्क के अंदर किया जाता है। ओके,
अगर हम बात करें जो आपका नेशनल पार्क है वो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है, ठीक है। जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपका वो कम रिस्ट्रिक्टेड रहता है, हम ये नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ है बट कम है, ठीक है। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व में उससे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, और जो नेशनल पार्क है ना इसमें सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये सारी चीजें किसके अंडर में होती है, गवर्नमेंट के अंडर में होती है। अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो और जो काम करना मना है वो करते हो तो वो आपका इलीगल एक्टिविटी होती है, ओके। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 104 नेशनल पार्क है, और अगर हम एरिया की बात करें तो 43,716 किलोमीटर स्क्वायर ने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, ओके। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आज का वीडियो समझ में आया होगा, राइट। जिसके अंदर मैंने आपको रिगार्डिंग कंजर्वेशन या इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉरेस्ट और बाकी के जो भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन किया, राइट। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कोई भी डाउट है या आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर कर दूंगी, ओके। एंड अगर आपको लगता है जो आज का वीडियो था, आज का लेक्चर था वो आपके लिए हेल्पफुल था, आपको समझ में आया, तो आपको क्या करना है, मेरे आज के वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और साथ के साथ में प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैं इसके आगे के टॉपिक्स क्या करूंगी, पढ़ाऊंगी। सो बाय बाय, टेक केयर।